हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो किस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है और इन्हांस करता है, उसके बारे में ये है। तो न्यूज़ में ये इसलिए है कि आईएमएफ ने रिसेंटली G20 नेशंस को ये कहा था कि आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की नीड है। तो ये फर्स्ट G20 फिनेंस मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक के जितने भी गवर्नेंस है उनका मीटिंग हुआ था इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर। तो इसी वजह से ये टॉपिक वहाँ पर उठा था। तो अभी हम थोड़ा सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या है उसको समझ लेते हैं। तो ये पूरा जो फ्रेमवर्क है इंस्टीट्यूशंस का, अग्रीमेंट्स, पॉलिसीज़, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जो कि हमारा जो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको गवर्न करती है। ठीक है, जो बहुत सारे अलग अलग फिनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसका पार्ट बनते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक तो यहाँ पर आप इसका इम्पोर्टेंस के तौर पे आप इसको समझो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करता है, इन्वेस्टमेंट आती है एंड कॉपरेशन लोगों के बीच में, नेशंस के बीच में ये बिठाता है। ठीक है, अब सेंस इसकी रेलेवेंस क्या है ये आप रेलेवेंस के तौर पे पढ़ लो कि इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी रैपिडली चेंजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसके डिज़ाइन और जो इफेक्टिवनेस है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें कौन कौन इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, लेंडर कंट्रीज़ इंक्लूड करते हुए, ये है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड ओईसीडी। ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में। ओके, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं? सबसे पहला है ये इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करता है और फिनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आता है। ठीक है, देन एवोल्यूशन इसका किस तरीके से हुआ था कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से सॉवरीन डेब्ट वल्नरेबिलिटी, इसके चैलेंजेस को ये डील करता आ रहा है। फिर ठीक है, अलग अलग फेजेस में इसने डील किए हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन लेकर के आया, फिर उसके बाद सॉवरीन डेब्ट वल्नरेबिलिटी, वहाँ तक ये पहुँचा है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। बिफोर डूइंग दिस जस्ट वन मोर थिंग, synopsisis.com, दिस इज़ आवर वेबसाइट। यहाँ पर आप जाओगे तो कोर्सेज में आप स्पेशल कोर्सेज में जाना, प्री एंड मेंस कोर्सेज में। तो मेंस में आपको मेंस इन 300 टॉपिक्स ये मिलेगा, एंड देन आपका ये मेंस क्लासरूम कोर्स का भी पार्ट है जिसमें फुल फाउंडेशन हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक मेंस इन 300 टॉपिक्स एंड मेंस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है। तो इसमें जितने भी एवरग्रीन टॉपिक्स रहते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स वो सारे कवर हो जाते हैं। बाकी डिटेल्स आप वेबसाइट पे जाके आप अपने आप पढ़ लेना। अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की बात करते हैं। तो इस ये की कंपोनेंट बनाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पर इसका रोल है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखता है, मॉनेटरी कोऑपरेशन फैसिलिटेट करता है और पॉलिसी एडवाइसेस वगैरह देता रहता है। ठीक है, तो फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स से करता है ये सब चीज़ें, सर्विलियंस करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, देन यहाँ पर कैपेसिटी डेवलपमेंट चलाता है। तो ये सारे इसके टूल्स हैं। फिर गवर्नेंस किस तरीके से करता है? तो यहाँ पर 190 प्लस कंट्रीज़ की मेंबरशिप इसके पास है और वोटिंग इसमें पावर बेस्ड होती है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के ऊपर रहती है वोटिंग। फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसका पर्पस आता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ये पॉवर्टी रिड्यूस करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। फिर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं? तो आईबीआरडी है, देन आईडीए है, आईएफसी है, एमआईजीए है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्टिविटीज़ ये क्या क्या है? लोन ऑफर करता है, देन ग्रांट्स दे देता है, एक्सपर्टीज़ देता है, अपनी टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह देता है, ये सारे काम है इसके। फिर इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें जिसके एग्जांपल्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, नाफ्टा है, ईयू है वगैरह। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है उसको फैसिलिटेट करते हैं, टैरिफ्स रिड्यूस करने में ये लोग काम करते हैं। फिर जितने भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी ये रिजॉल्व करते हैं। अब बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में। तो पहला ऐसा चैलेंज आता है आपका सॉवरीन डेट वल्नरेबिलिटी एंड डेट सस्टेनेबिलिटी में, जिसका रिस्क ये है कि ऐसी कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी क्राइसिस फेस कर रही होती हैं सॉल्वेंसी या फिर लिक्विडिटी कंसर्न्स की वजह से, तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में। उनको यहाँ से एक अच्छा एक्सट्रैक्ट करने में चीज़ें डिफ़िकल्टी हो जाती है। फिर करंट डेट जैसे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, देन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गवर्नेंस स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों पर डेट सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है। फिर करंट डेट अनसस्टेनेबिलिटी एंड चैलेंजेस के क्या हैं? तो इश्यूज आते हैं बहुत सारे, जैसे जो लो मिडिल इनकम नेशंस होते हैं उनमें डेट
बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा उन कर्जे में होते हैं। तो ग्लोबल ग्रोथ भी स्लो डाउन होती है, जैसे कि कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा था, इन्फ्लेशन आ जाती है, ये सारी चीज़ें ना इकोनॉमिक स्ट्रगल और बढ़ा देती हैं। अब बहुत सारे वीकनेसेस भी देखे जाते हैं अभी करंट आईएफए में। तो रेगुलेटरी गैप आ जाता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते नहीं हैं इनमें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर और बड़ा चैलेंज बना देती हैं। फिर वीकनेसेस, पास्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में काफ़ी वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई की गई हैं, जैसे कि पहला है आपका ईआरएम क्राइसिस, जिसने यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज लिमिटेशंस पर हाईलाइट किया था। देन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 का हुआ था, जिसमें आपका कंटेजियस फाइनेंशियल क्राइसिस पर एम्फेसिस दिया गया था। देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसने इंटरनेशनल कॉपरेशंस में गैप्स भी रिवील किए थे। फिर कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड लिए गए हैं आईएफए को कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। सबसे पहला है गवर्नेंस रिफॉर्म्स आपको लाने पड़ेंगे, वोटिंग पावर डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ है ना कि आपकी वोटिंग पावर रिप्रेजेंटेशन कैसी है, तो वो चीज़ में जो डिफरेंसेस है ना उसको आपको रिजॉल्व करना है। फिर वॉइस और पार्टिसिपेशन डेवलपिंग नेशंस का और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लोग डेवलपिंग नेशंस का पार्टिसिपेशन कम होता है, उनकी सुनी नहीं जाती है, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पर आपको और बढ़ाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को क्राइसिस प्रिवेंशन में और ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्राइसिस के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर की हेल्प आपको ले लेनी चाहिए। फिर इन्हांस सर्विलियंस, मतलब कि आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। देन मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसीज से कोऑर्डिनेट करके रखना चाहिए आपको, ताकि आपके फाइनेंशियल क्राइसिस को आप प्रिवेंट कर पाओ। ठीक है, अब डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें आपको एक रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग गाइडलाइंस आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए डेट मैनेजमेंट के लिए। फिर डेट रीस्ट्रक्चरिंग पर आपको काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्डरली डेट सॉवरीन डेट क्राइसिस प्रोसेसेस इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, ताकि आप ये सारी चीज़ें मेंटेन कर पाओ। देन आपको लॉन्ग टर्म रेजिलियंस इन्हांस करना चाहिए, सस्टेनेबल कैपिटल फ्लोज प्रमोट करो, लोकल करेंसी कैपिटल मार्केट्स पर फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। देन इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि आपको पॉवर्टी एलिविएशन को आप आईएफए गोल्स के साथ इंटीग्रेट कर लो। देन सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करना। देन आफ्टर दैट आप कुछ कॉमन फ्रेमवर्क एलिजिबिलिटी है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, ताकि और ज़्यादा जो वल्नरेबल कंट्रीज़ होती हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए। देन आप मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स एमडीबीज़ को और स्ट्रेंथन करने की नीड है, ताकि डेवलपमेंट फिनेंसिंग और इफ़ेक्टिव हो जाए। ठीक है,